बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। और किसके समय में? एमबीटी के समय में, और 1347 ईस्वी में। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी और इसने जो राजधानी बनाया, गुलबर्गा को राजधानी बनाया, और इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित किया। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित किया। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मुहम्मद शाह प्रथम सुल्तान पर बैठा। तो जब अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा मुहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बनता है। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध तो इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ। किसके विरुद्ध हुआ था? बुक्का के विरुद्ध हुआ था। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके काल में? बुक्का के विरुद्ध हुआ था। भीमा नदी के तट पर फिरोज शाह की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। तो भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? ताजुद्दीन फिरोज ने फिरोजाबाद की स्थापना की थी। भीमा नदी के तट पर फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था। जो फिरोज था वो खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। जो ताजुद्दीन फिरोज था वो खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी अरबी तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। और यहाँ पे देख लेते हैं कि बहमनी वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे, इन्हें देख लेते हैं और उनका क्रम देख लेते हैं। मोहम्मद शाह प्रथम, उसके बाद जो है अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, फिर दाऊद प्रथम, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय के बाद ताजुद्दीन फिरोज, उसके बाद शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। तो अहमद प्रथम एक नाम है यहाँ पे, शिहाबुद्दीन, अलाउद्दीन, शमसुद्दीन, अहमद। तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय और शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था तथा उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। फिरोज बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। तो फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य क्या था? कि प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चौल और दभोल इसके समय के सब प्रमुख बंदरगाह थे। चौल और दभोल किसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे? फिरोज शाह बहमनी के समय में। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य क्या था? प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना। चौल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। यहाँ पे देख लेते हैं प्रांतपति तरफदार के विशेष विरुद्ध। प्रांत या तरफ है और फिर विशेष विरुद्ध। दौलताबाद मसनद ए आली, बरार मजलिस ए आली, बीदर अजाम हुमायूं, गुलबर्गा मलिक नायब। दौलताबाद मसनद ए आली, बरार मजलिस ए आली, बीदर अजाम हुमायूं, गुलबर्गा मालिक नायब। और फिर इसके बाद है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की थी। तो किसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की थी? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की।
और बीदर में तो स्थापित की ही, लेकिन बीदर का नया नाम रख दिया मोहम्मदाबाद। बीदर का एक नया नाम रख दिया मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवा ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में जो ख्वाजा जहाँ नाम का ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवा ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवा जो कि क्या था, ईरानी था, को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई थी। तो महमूद गवा को फांसी किसके आदेश पर दिया गया था? मोहम्मद तृतीय के आदेश पर दिया गया था। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई थी। तो महमूद गवा क्या कराया था कि बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराया था और इसका भवन 3 मंजिला था। महमूद गवा का जो महाविद्यालय बनवाया था, मदरसा बनवाया था बीदर में, उसका भवन 3 मंजिला था। उसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। और जो महमूद गवा ने बीदर में महाविद्यालय बनवाया था वो 3 मंजिले का था और उसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उसमें भोजन और कपड़े भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया। और जो महमूद गवा जो पत्र लिखता था उसको जो रियाजुल इंसा के नाम से उन पत्रों को संग्रह किया गया। रियाजुल इंसा के नाम से उन पत्रों को संग्रह किया गया जो महमूद गवा ने पत्रों को लिखा था। फिर जो 1470 ईस्वी में रूसी यात्री नितिन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया था। तो बीदर की यात्रा पर 1470 ईस्वी में कौन आया था? रूसी यात्री नितिन आया था। नितिन आया था या रूसी था? नितिन आया था, रूसी यात्री था जो बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया था। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासनकाल था। तो ये भी पूछा जाता है कि मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में कौन आया? रूसी यात्री नितिन आया था। रूसी यात्री नितिन मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था बीदर की यात्रा करने के लिए। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। तो बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। तो पूछा जाता है बीजापुर किस में शामिल था? गुलबर्गा तराफ में। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। कलीम उल्लाह बहमनी देश का अंतिम शासक था। जो कलीम उल्लाह था वो बहमनी वंश का अंतिम शासक था। तो बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीम उल्लाह था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। कलीम उल्लाह की जब मृत्यु हो जाती है तो बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ जाता है। इस स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। यहाँ पर है ये 5 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 ही हैं। बीजापुर में कौन सा वन था? कलीमुल्ला की जब मृत्यु हो जाती है तो बहमनी साम्राज्य 3 भागों में विभाजित हो जाता है, स्वतंत्र राज्य हो जाते हैं। एक बीजापुर, एक अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। बीजापुर में आदिल शाही थे। बीजापुर में आदिल शाही वंश था और यूसुफ आदिल शाह इसका संस्थापक था 1498। बीजापुर में आदिल शाही था और आदिल शाही वंश था और यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का था। अहमदनगर का निजाम शाही मलिक अहमद। अहमदनगर का निजाम शाही, अहमदनगर के निजाम और मलिक अहमद। अहमद यहाँ पे लिखा हुआ तो अहमद यहाँ पे भी। अहमदनगर निजाम शाही मलिक अहमद। बरार इमाद शाही, बरार इमाद इसमें भी है, इमाद इसमें भी है, ये दोनों बरार के साथ जुड़ जाएंगे। तो बरार इमाद शाही फतेहुल्लाह इमाद शाह। बरार इमाद शाही फतेहुल्लाह इमाद शाह। गोलकुंडा कुतुब शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, गोलकुंडा कुतुब। जैसे बरार इमाद वैसे गोलकुंडा की कुतुब। तो इसमें भी कुतुब शाही और कुली कुतुब शाही इसमें है। बीदर बरीद, इसमें बरीद है, इसमें भी बरीद है। बीदर बरीद शाही अमीर अली बरीद। गोलकुंडा कुतुब शाही और कुली कुतुब शाह। ये बरार इमाद शाही फतेहुल्लाह इमाद शाह। अहमदनगर के निजाम अहमद है यहाँ, अहमद यहाँ पे भी। बीजापुर आदिल शाही, बीजापुर के आदिल और इसमें भी आदिल है, यूसुफ आदिल शाह। और बरार इमाद है, बीजापुर आदिल, बरार इमाद। गोलकुंडा कुतुब है।
भीतर भरी थे। फिर यहाँ पे मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय प्रशासन का कार्य कई विभागों में बांटा। तो मोहम्मद प्रथम के जो मंत्री थे सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय प्रशासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार है थे। मंत्री और विभाग। मंत्री में है वकील सल्तनत। मंत्री और विभाग। मंत्री में वकील सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब के समान। वकील कुल। मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर। अमीर जुमला। तो ये सब मंत्री हैं और इसके विभाग। तो वकील सल्तनत, वकील मतलब जो मलिक नायक के समान होता था। वकील कुल मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था वकील को छोड़कर। अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष। अमीर जुमला मतलब अर्थ विभाग का अध्यक्ष। अजीर अशरफ विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन। तो जो अशरफ होता था वो देश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर वह अर्थ विभाग से संबंधित था। जो नाजिर था वो अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। और है सदर जहाँ न्याय विभाग। सदर मतलब न्याय धर्म दान। सदर जहाँ मतलब न्याय धर्म दान विभाग का अध्यक्ष होता था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे साखे खेल कहा जाता था। यह चार भागों या नौबत में विभाजित थी जिसके मुख्य अधिकारी सरे नौबत होता था। तो यहाँ पे है कि सुल्तान की महल और दरबार। सुल्तान का महल जिसमें वो रहता था और उसके दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल थे और ये सैनिक दल साखे खेल कहा जाता था। ये जो सैनिक दल होते थे इन्हें साखे खेल कहा जाता था। और जो साखे खेल होते थे वो चारों भागों में विभाजित थे। चारों भागों या नौबत में विभाजित था। 4 भागों या नौबत में पूरे को तो साखे खेल कहा जाता था लेकिन जो ये महल होता था उसके चारों तरफ जो सैनिक दल खड़े होते थे उन्हें नौबत कहा जाता था। तो और जो नौबत जैसे चारों तरफ पूरे को तो साखे खेल कहा जाता था। पूरे सैनिक दल को जो चारों तरफ के सैनिक दल को पूरे मिला करके साखे दल कहा जाता था। लेकिन हर एक कोने पे जैसे मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट इन सब के जो चारों भाग हैं इनको जो है नौबत कहा जाता था। तो इस जो हर नौबत के जो मुख्य अधिकारी होता था उसे सरे नौबत कहा जाता था। तो ये था बहमनी साम्राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर को देख लेते हैं। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी की स्मृति में कराई थी। जूना खां का ही नाम एमबीटी था। इसी की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। तो जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस्सर्क जो ख्वाजा जहां होता था उसे मलिक उस्सर्क पुर का स्वामी की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। तो ख्वाजा जहान को मलिक उस्सर्क की उपाधि पूर्व का स्वामी। मलिक उस्सर्क मतलब होता है पूर्व का स्वामी। इसको उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। ख्वाजा जहां को मलिक उस्सर्क की उपाधि फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, मसूद शाह एवं अंतिम शासक हुसैन शाह था। लगभग 75 वर्ष तक। और यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं कि जो जौनपुर के मुख्य शासक कौन थे। मुबारक शाह था। मुबारक शाह के बाद शमसुद्दीन इब्राहिम शाह फिर उसके बाद है महमूद शाह के बाद अंतिम शासक हुसैन शाह। तो मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, फिर उसके बाद महमूद शाह, फिर अंतिम शासक हुसैन शाह था। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। तो 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा
कर लिया। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। तो सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जो जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। सब जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास के कारण जो जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। ये जो जौनपुर है उसे भारत के सिराज के नाम से जाना गया। जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। तो जो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। तो जो ये अटाला देवी मस्जिद है इसका निर्माण कन्नौज राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को, जो अटाला देवी का मंदिर था उसे तोड़ करके किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। तो जो पीर बोधन नाम का एक सूफी संत था इस काल का एक महान संगीतकार था। पीर बोधन नाम का सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। तो झंझरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। झंझरी मस्जिद का निर्माण 1430 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा झंझरी मस्जिद का निर्माण 1430 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा और लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया था और 1450 ईस्वी में किया गया। फिर कश्मीर को देख लेते हैं। कश्मीर जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य है इसे देख लेते हैं। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सुहादेव ने की थी, एक हिंदू था ये। फिर 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में 1339 से 1340 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर के शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। तो पहले सुहादेव हिंदू था, फिर बाद में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकूट में स्थापित की। तो जो शाहमीर था वो अपनी राजधानी इंद्रकूट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकूट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर स्थापित की। तो इसके बाद अलाउद्दीन आया और अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकूट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह ने इसे बुतसिकन कहा गया। तो हिंदू मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ा जाता था। हिंदू मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ने की वजह से जो सुल्तान सिकंदर शाह था उसको बुतसिकन कहा जाता था। सुल्तान सिकंदर शाह को बुतसिकन कहा जाता था। ये अलाउद्दीन ने
राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर का पहला नाम क्या था? अलाउद्दीनपुर था। श्रीनगर का पहला नाम अलाउद्दीनपुर था। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो अभी श्रीनगर है वो अलाउद्दीन ने करवाई थी, इंद्रकोट से हटा करके करवाई थी। और हिंदू मंदिरों मूर्तियों को बहुत ज़्यादा तोड़ने का काम सिकंदर शाह द्वारा किया गया था, इसीलिए बुद्ध सिकन कहा जाता है। बुद्ध सिकन मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, तो सिकंदर शाह था मूर्तियों को तोड़ने वाला, बुद्ध सिकन सिकंदर शाह था। 1420 ईस्वी में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठा। 1420 ईस्वी में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण से कश्मीर का अकबर कहा गया। तो 1420 ईस्वी में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठता है। 1420 ईस्वी में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठता है। और जैनुल आबदीन जैनुल आबदीन की धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा गया। इसने जजिया हटा दिया, जैनुल आबदीन ने जजिया को हटा दिया और जो गौ का वध होता था उसे निषिद्ध कर दिया तथा सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया। सती प्रथा पर से प्रतिबंध भी हटा दिया। जो पहले सती प्रथा बंद थी उस पर से प्रतिबंध हटा दिया। जैनुल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। तो जैनुल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट नाम का न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। तो श्री भट्ट जो था जैनुल आबदीन का न्याय मंत्री था और उसका दरबारी चिकित्सक था। न्याय मंत्री था और दरबारी चिकित्सक था जैनुल आबदीन का श्री भट्ट जैनुल आबदीन का न्याय मंत्री था और दरबारी चिकित्सक था। वूलर झील स्थित जैना लंका इसकी काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। तो जैनुल आबदीन के समय की जो वूलर झील है, वूलर झील स्थित जो जैना लंका है, वूलर झील स्थित जो जैना लंका है और जैना लंका जैनुल आबदीन के काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। जैनुल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। तो जैनुल आबदीन को फारसी भी पता था, संस्कृत भी पता था, कश्मीरी तिब्बती भी पता था। तो फारसी, संस्कृत, तिब्बती, कश्मीरी आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद किया। तो जैनुल आबदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी को किस में अनुवाद किया था? फारसी में अनुवाद किया था। जैनुल आबदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी को किस भाषा में अनुवाद किया था? फारसी भाषा में अनुवाद किया था। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो 1588 ईस्वी में जो अकबर था, 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1588 ईस्वी में अकबर क्या करता है कि कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। फिर उसके बाद बंगाल स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, इसे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।